हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। सॉरी। तो दोस्तों, हम अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जीएस में भी इस समय अगर हम बताएं तो हमारा दोस्तों हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। यानी हिस्ट्री में हमने अभी जल्दी ही रिसेंट में एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म किया है और अब जो हम लोग हैं मेडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और मेडवल हिस्ट्री में भी हम लोग दोस्तों गुलाम वंश या कह लीजिए जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जो मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी और सिंध पर अरबों का हमले से लेकर अभी तक हम लोग दोस्तों गुलाम वंश को यानी बलवन तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और उसके उत्तराधिकारी को पढ़े थे हम लोग। कल लास्ट क्लास में हम लोग ने बलवन पढ़ा था और उसके उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज जो है वो हम लोग दोस्तों नए डायनेस्टी यानी दिल्ली खिलजी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे और खिलजी वंश से दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वन डे एग्जाम है, जैसे यूपीपी है, वीडियो है, पेट है, या और भी स्टेट के पेपर्स हैं, या एसएससी सीजीएल है सेंट्रल में, या और भी जैसे यूपीपीसीएस का पीटी है। आप इसको पीटी आराम से इससे पढ़ के पीटी आराम से दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप आरओ का पेपर है उसके लिए तो आप बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में, आप अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको करना क्या है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे और साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे। जब आपका नोट्स बन जाएगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें कहानियों में चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस अलग है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ डिफरेंट पढ़ाता हूँ। बस आपको करना क्या है कि मेरे साथ पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आज शुरू करेंगे खिलजी वंश। और दोस्तों, जो भी मेरी चैनल पर पहली बार जुड़ा है उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। दूसरी चीज़, जो पहले से जुड़े हुए उनका थैंक यू। ठीक है, तो आपको बस करना यह है कि जो पहली बार जुड़े हैं उनको पूरा वीडियो देखना है और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है जो मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको भी आपको लिखते चलना है। आप मैं यहाँ पे पीपीटी नहीं बनाता क्योंकि पीपीटी दोस्तों वो खेल खिलवाड़ होता है, उसका कोई काम नहीं होता स्टूडेंट के। वो टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि टीचर को क्या होता है, पढ़ाते समय मजा आता है, कुछ याद करना नहीं होता, पीपीटी लाए सामने लिखा हुआ बताते जा रहे हैं, तो वो उनका नॉलेज चेक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमको चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई तो हम दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो और हाँ मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाद में दोस्तों आप वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा जब आपको लगे अच्छा हाँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज है हमारा खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मैंने बताया था आपको 5 वंश को पढ़ना है, जिसमें पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। लोदी वंश की समाप्ति कब होती? 1526 में, जब इब्राहिम लोदी को, या कह लो दिल्ली सल्तनत की और लोदी वंश दोनों की समाप्ति एक साथ होती है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। वहां से क्या हो जाता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, या मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति लोदी वंश की समाप्ति के साथ होता है, ये आपको पता होगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। आज जो दूसरा वंश है वो है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश को अगर हम बात करें तो ये कब तक चला, तो ये 1290 से लेकर, ठीक है, चलिए हम अलग अलग करेंगे। तो खिलजी वंश में हम लोग को क्या क्या पढ़ना, देखो पहला तो इसमें एक ये रहेगा, पहला इसको हम लोग जानेंगे इसका काल, यानी ये कब तक था, काल। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम इसमें क्या जानेंगे, क्षेत्र, यानी इस साम्राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा था। ठीक है, तीसरा इसमें प्रमुख राजा, तो इस वंश के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख राजा थे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्र, जैसे कि अगर हम अब अपने स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे मेरे साथ, तो पहला काल के बारे में जानेंगे इस वंश का, दूसरा इस वंश का क्षेत्र। तो क्षेत्र तो दोस्तों हम लोग जैसे खिलजी को पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, तो उसके समय में ही हम सारा क्षेत्र को देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो दोस्तों बताएंगे तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो जब हम उसका साम्राज्य विस्तारवादी उसकी जब नीति बताएंगे तब वहीं पर मैं पूरा आपको क्षेत्र बताऊंगा, विथ डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्षेत्र के लिए परेशान नहीं हुई, बट आपको एक स्ट्रक्चर यहां बना लेना है। ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का कुछ और क्षेत्र था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें विस्तार किया, तो हम लोग जब राज्य पढ़ेंगे, जब राजा को पढ़ेंगे तो हम लोग बताते चलेंगे साथ में। ठीक है,
तो काल की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, तो दोस्तों ये 1290 ईस्वी में, ठीक है, से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजियों का शासन था। ठीक है, क्षेत्र की मैंने बता दी कि जब जैसे हम जलालुद्दीन खिलजी पढ़ेंगे या अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो हम क्षेत्र की पूरी बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख राजा में दोस्तों इसमें हमको 3 राजाओं को पढ़ना है। एक तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों, पहला इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये क्योंकि खिलजी वंश का संस्थापक है तो इसको पढ़ना है। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी जो इस वंश का सबसे प्रमुख राजा है, अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दोस्तों मुबारक खिलजी, इसी का पुत्र होता है। ठीक है, मुबारक खिलजी। तो ये 3 राजाओं को हमको पढ़ना है इस वंश के अंतर्गत। ठीक है, तो काल की बात कर ली, क्षेत्र में मैंने बताया कि आपको हम सब राजाओं के साथ साथ पढ़ते चलेंगे। दूसरा प्रमुख राजा में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। ठीक है, मैं देख लूँ सब कुछ क्लियर है। हाँ एकदम क्लियर है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 सेकंड दोस्तों, बस थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अब सही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो दोस्तों मुबारक खिलजी, ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी से शुरू करते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी क्या था, इस वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक। तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोग जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी को आप लोग हेडिंग डालेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको वैसे वैसे बस बनाते चलना है और साथ में आपका नोट्स बन जाएगा आपको सारा। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं जब बलवन पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, तो आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले कोई भी राजा है उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, यानी सुल्तान बनने से पहले, क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत के अंदर सबको सुल्तान बोला जाता था, या शासक बनने से पहले उसकी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी। इसी तरह जलालुद्दीन खिलजी है, उसकी भी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी। तो हम इसकी पहला हेडिंग जो हमारा इसमें रहेगा इसकी पृष्ठभूमि, क्योंकि ये दोस्तों पहले एकदम से राजा नहीं बना, पहले कुछ रहा होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि में ही हम बलवन के उत्तराधिकारियों को भी थोड़ी सी बात चर्चा कर लेंगे, तो आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ये जानना है कि जब हमने बात की थी जो बलवन है उसने क्या किया था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी जो जैसे कि अगर हम बात करें ये हमारा दोस्तों क्या है भारत, अगर हम बात करें ठीक है दोस्तों, अगर ये देखें तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये प्यारा भारत है हमारा। ठीक है दोस्तों, छोटा सा बनाया इधर, कोई दिक्कत नहीं है बाद में। ये हमारा दोस्तों क्या है, प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में दोस्तों ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाला जो इलाका है, पूर्वी पंजाब या जिसको कहते हैं पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, तो ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है इसमें क्या किया था, जो बलवन था उसने क्या किया था, इस क्षेत्र को मंगोलों के हमले से बचाने के लिए उसने क्या किया था, इस क्षेत्र में को दुर्गीकृत कराया था। ठीक है, दुर्गीकृत कराया था, एक बड़ी सैनिक टुकड़ी रखी थी यहाँ पर, ताकि मंगोल अगर वहां से आक्रमण करे उत्तर पश्चिम क्षेत्र तो उसको रोकने के लिए एक बड़ी सैनिक टुकड़ी रखी थी। और इसी बड़ी सैनिक टुकड़ी का प्रधान था कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी बड़ी प्रधान जो टुकड़ी थी उसी का प्रधान था जलालुद्दीन खिलजी। तो ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं आप, ये सैनिक जाति से बिलोंग करता था जलालुद्दीन खिलजी, और ये तुर्की थे, बट तुर्की में भी एक निम्न कोटि के तुर्की थे, ये इल्बरी तुर्क नहीं थे। ठीक है, ये याद है, जैसे बलवन थे या इल्तुतमिश था या ऐबक था, ये सब इल्बरी तुर्क थे। ठीक है, तो ये याद है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में क्या लिखना है, तो इसके में लिखना है दोस्तों, यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा करने वाली
सैनिक टुकड़ी का प्रधान था, सैनिक टुकड़ी का प्रधान था। समझ में आ गया होगा, दुर्गीकृत किया था, वहीं पे एक सैनिक टुकड़ी रखा था इसी को, और वो उस सैनिक टुकड़ी का प्रधान कौन था, तो ये था। पहली चीज तो ये इसके बारे में, ठीक। तो ये इसकी पृष्ठभूमि, यानी एक सैनिक पृष्ठभूमि से आया था, ठीक है। इसके बारे में इतना आपको जान लें। क्या हुआ, जब ये बलवन जब मरा, जब बलवन की 1286 ईस्वी में डेथ हुई, तो बलवन का ने अपने सिख शासनकाल में अपने पुत्र जो है महमूद, शहजादा महमूद को उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन शहजादा महमूद जो है मंगोलों के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें वो मारा गया, ठीक है। और उसमें मारा गया तो क्या हुआ, और उसी के दुख के कारण दोस्तों क्या हुआ, उसी की शोक में या उसी के दुख में दोस्तों बलवन थोड़ा जल्दी मर गया, क्योंकि उससे वो बहुत प्रेम करता था और उसने उसका अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। और फिर हुआ ये कि जो इसका दूसरा पुत्र था बुगरा खां, कौन था, बुगरा खां, मैंने कल भी बताया था, बुगरा खां, ये इसको इसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, इक़्तिदार नियुक्त किया था, है ना, बंगाल का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था। और जब ये बलवन मरा तो ये इसने क्या किया, बुगरा खां ने दिल्ली के गद्दी को संभालने से मना कर दिया और इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाके में ही अपना शासन स्थापित करने की चाह रखा। और उसने कहा कि हम वहीं पे खुश हैं, हम दिल्ली की गद्दी नहीं स्वीकार करना चाहते। अमीरों और उलेमाओं ने इसमें बहुत बुलाया बट ये नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, इसी का एक पुत्र था, इसी का पुत्र था बुगरा खां का, नहीं इसी का नहीं, वो क्या बोलते हैं, महमूद, शहजादा महमूद का पुत्र था केकूबाद, केकूबाद, ठीक है। कौन था दोस्तों, केकूबाद, केकूबाद। उसको क्या कर दिया गया, उसको, वो नाबालिग था, उसको क्या कर दिया गया, उसको राजा बना दिया गया, उसको सुल्तान बना दिया गया, ठीक है। उसको सुल्तान बना दिया गया और वो लगभग 4 वर्षों तक शासन किया। और उसके बाद क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, उसको पद से हटाकर और स्वयं राजा बन गया। बट यहाँ एक रोमांचक बात यह है कि जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि एक सैनिक प्रवृत्ति से आता था और तुर्क में भी छोटी जाति से तुर्क था, तो इसीलिए वहाँ के अमीरों ने और वो जो उलेमा वर्ग थे और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया। और इसी डर से जो वहाँ का जो मेन सेनापति था दिल्ली का, सल्तनत दिल्ली का, वो वहाँ उसने विरोध किया। तो ये उसके डर से कई वर्षों तक ये दिल्ली में नहीं रहा, ठीक है। शुरुआती दौर में ये दिल्ली नहीं गया, दिल्ली जाने से ये डरता था। फिर जब बाद में जो खिलजी लोग थे और जो निम्न लोग जाति के तुर्क थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया और इसके बाद ये दिल्ली गया। और जब ये दिल्ली गया भी तो दोस्तों क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इतना डर था इसको दिल्ली जाने से, मैं आपको देखो दिखाता हूँ कि जैसे कि ये मान लो ये दिल्ली दरबार है, ये मान लो दिल्ली का पूरा किला है, ये बना है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिल्ली का गेट है, अंदर जाने वाला किला के अंदर, और ये पहले और इससे पहले भी एक बड़ा सा गेट होता था, ठीक है। यहाँ पे भी एक गेट बना। तो जब सुल्तान आता था तो वो क्या करता था, इस गेट से घोड़े पर चढ़कर सवार होकर और वो यहाँ उतरता, यहाँ पे जब पहुँचता तब घोड़े से उतरता था। बट जब ये दिल्ली गया है तो इसने क्या किया, जब ये यहाँ पे जब दिल्ली गया है, ये दिल्ली गया है तो ये क्या किया, यहाँ तक जब आया तो यहीं घोड़े से उतर गया और यहाँ से पैदल पैदल गया, डर की वजह से पैदल पैदल गया है। इसके बाद ये सिंहासन में बैठा है, इसके बाद इसने सिंहासन पर आसीन हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत डरता था, कुछ समय तक तो ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहता था दिल्ली दरबार में, ठीक है। फिर धीरे धीरे 6 वर्षों तक तो इसने शासन ही किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसकी पृष्ठभूमि में मैंने आपको बता दिया जितना कुछ था। चीज़ों को आपको जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ किताबों में दोस्तों लिखा होता है बट आप समझ नहीं पाते उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब और इसके बारे में क्या जानना है, बी पॉइंट, ये बता दिया मैंने। बी पॉइंट इसके बारे में क्या जानना है, यह दिल्ली या खिलजी वंश का संस्थापक था, ये लिख लो, या खिलजी वंश का संस्थापक था। दूसरा पॉइंट हो गया संस्थापक, ठीक है। तीसरा, इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने खुद ही नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर 10 लोग, इसमें से 90% लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। इसने दीवान ए वकूफ़ नामक विभाग का गठन किया था, नामक विभाग का गठन
किया था। अब ये दीवान वकूफ़ क्या था, ये दीवान वकूफ़ नामक विभाग का गठन किया था। अब ये था क्या, तो ये दोस्तों व्यय विभाग था, व्यय विभाग, ठीक है। तो व्यय विभाग का इसने गठन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये व्यय विभाग का गठन किया था इसने, दीवान वकूफ़ नामक विभाग का गठन किया था। और ये दीवान वकूफ़ कौन क्या था, ये व्यय विभाग था, ठीक है। इस तरीके से एरो बना के आप लिख लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि दीवान वकूफ़ क्या है, तो ये व्यय विभाग, ठीक है। इतना आपको पता होगा इसके बारे में आपको ये। फिर डी पॉइंट इसी में एक आप लिखेंगे, इसी के काल में, इसी के काल में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में कामयाब अभियान किया था, सफल अभियान किया था, सफल अभियान किया था, ठीक है। तो इसी के काल में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में सफल अभियान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही उसने दक्षिण में अभियान किया, नहीं, इसने भेजा था जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण में। और दक्षिण में कहाँ गया था, तो ये देवगिरी के जो यादव हैं उनको दोस्तों इसने पराजित किया था। और वहीं से बहुत सारा धन जब ये लौट रहा था, तो धन लेकर लौटा, तो जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने गया, कहाँ, कोरा के पास में, ठीक है, गंगा नदी के तट के पास में इससे मिलने गया। और वहीं पर इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी का इससे संबंध क्या था, पहली बात तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और उसका चचेरा और जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था, ठीक है, यानी उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था, ठीक है। तो उससे कुछ इस तरीके से संबंध भी था। और इसने क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को चाकू मारकर और उसकी डेथ कर दी। और क्या किया, जो वहां से धन लूट कर लाया था, उसी धन की लालच देकर जितने भी अमीर थे, महत्वपूर्ण अमीर थे, उनको अपनी तरफ कर लिया। और फिर क्या किया, दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो नहीं कि कोई भी आगे सुल्तान बन जाएगा, तो इसने क्या किया, धन का प्रयोग किया, धन का लालच देकर अमीरों को अपनी ओर कर, बहुत सारा धन लूट के ले गया था, तो अमीरों को अपने ओर कार्य कर लिया और खुद सुल्तान बन बैठा, ठीक है। तो ये हो गई जलालुद्दीन खिलजी की बात खत्म। ये 4 पॉइंट आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितना आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानना चाहिए था उतना मैंने आपको सफिशिएंट बताया, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की बात। और जलालुद्दीन खिलजी का जो क्षेत्र था दोस्तों ना, ये जो बलवन का क्षेत्र था लगभग उतना ही क्षेत्र था, तो इसीलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्षेत्र के बारे में, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। टॉपिक अब आता है हमारा दूसरा शासक कौन होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो अलाउद्दीन खिलजी हेडिंग रहेगी दोस्तों हमारा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये कब बना, काल इसका क्या है, पहली बात तो इसका काल क्या होगा, फिर दूसरा इसका दोस्तों क्षेत्र देखेंगे हम लोग, क्षेत्र के बाद दोस्तों तीसरा सी काल क्षेत्र, ठीक है, ठीक, ये जानेंगे। काल क्षेत्र छोड़ो, काल हो गया। फिर दूसरा यह विस्तारवादी शासक था, यह विस्तारवादी शासक था। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना विस्तारवादी के तहत। तीसरा इसके बारे में, और तीसरा क्या करना है इसने, तीसरा इसने मंगोलों को हराया, ये याद रखना है, इसने मंगोलों को हराया, इसी में लिख लेना है, मंगोलों को हराया। पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं अभी, फिर मैं सबके बारे में बोलूंगा, ठीक है।
डी के इसमें क्या लिखना है इसके बारे में, यह विश्व विजेता बनना चाहता था, यह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसीलिए इसने सिकंदर सानी, बहुत इंपॉर्टेंट ओके, सिकंदर ए सानी की उपाधि ली, सिकंदर सानी की उपाधि ली, ठीक है। और डी ई अमीर खुसरो ने से, अमीर खुसरो ने से जनता का गडेरिया, जनता का गडेरिया, अमीर खुसरो ने इसे जनता का गडेरिया कहा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारी चीजें लिखते चलिएगा आप। फिर इसके बाद इसका एफ जो पॉइंट है वो है प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, ठीक है। प्रशासन में इसने कुछ सुधार किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतने, अगर आपको इतने पॉइंट क्लियर हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंट पहले लिखे हैं आप पहले उनको एज इट इज वैसे ही लिख लीजिए, ए बी सी करके। पहले ये स्ट्रक्चर है इसका कि इसके बारे में ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ें हमें इसके बारे में पढ़नी है, पहले आप इसको कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये बात हो गई है ना, ये हो गई इसका स्ट्रक्चर। अब हम बताते हैं दोस्तों आपको एक एक चीज़। दोस्तों इसका काल जो है, काल तो दोस्तों सबको पता होगा कब से कब है, तो दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने रूल किया है। ईस्वी तक इसने क्या किया है, ईस्वी तक शासन किया, यानी रूल किया, ठीक है। यह विस्तारवादी शासक था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसने क्या किया, मैं इनको, ठीक है, ठीक। तो अब मैं ये पॉइंट मिटा रहा हूं, मुझे पॉइंट याद है, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बताना है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे विस्तारवादी नीति के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। इसी के तहत इसका हम लोग साम्राज्य विस्तार देखेंगे, इसी तरह इसका क्षेत्र भी देख लेंगे, कहाँ कहाँ इसने प्रसार किया, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अब मैं इन पॉइंटों को मिटा रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा विस्तारवादी नीति। तो हम लोग बी पॉइंट पढ़ रहे थे, और बी पॉइंट में क्या मैंने बताया, विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति में इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3 पॉइंट हमको पता होना चाहिए। क्या किया इसने, पहली चीज तो इसने क्या किया, इसने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया। पहला इसने क्या किया, इसने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया। मैंने बताया था कि इससे पहले किसी ने भी पूरे राजस्थान को नहीं जीता था। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता था, मैंने बताया था, और बलबन ने मेवात के क्षेत्रों को जीता नहीं था, उसको समूल जला दिया था रक्त एवं लोह की नीति के तहत, ये मैंने बताया था। तो संपूर्ण राजस्थान किसी ने नहीं जीता था, पहली बार संपूर्ण राजस्थान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसी ने जीता था। ये चीज आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, ठीक है, जीत लिया। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं आपको, क्लियर चीजें कि आपको दिमाग में बैठे। आप बहुत से लोगों की क्लियर ही नहीं हो पाता और क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, इसने पूरा गुजरात को जीता, पूरा गुजरात जीत लिया, इसने पूरा गुजरात जीत लिया। इससे पहले ना तो किसी ने गुजरात की ओर अभियान ही किया था और ना ही इसने पूरा गुजरात जीत लिया। मैं बताऊं दोस्तों कि जब ये गुजरात अभियान गया था तो उसी गुजरात अभियान के तहत दोस्तों इसने
वहीं से दोस्तों इसको जो था वो क्या कहते हैं, मलिक काफूर है ना, जो छक्का था दोस्तों, ठीक है, मलिक काफूर को ये वहीं से लेकर आया था। कहाँ से? गुजरात अभियान के दौरान दोस्तों इसकी मुलाकात, ये जो है जो हरम था वहाँ से इसको मलिक काफूर मिला था, वहीं से ये मलिक काफूर को अपने साथ लेकर आया था, ठीक है। तो गुजरात अभियान के दौरान ही ये मलिक काफूर को अपने साथ लेकर आया था, ठीक है। तो ये तीसरा फिर क्या है दोस्तों, इसने दक्षिण में देवगिरी के, लिखते चलना ये इंपॉर्टेंट, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, यही पूछ लिया जाता है कि वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल तथा पांड्यों को हराया, पांड्यों को जीता यानी हराया, ठीक है। इसने दक्षिण में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल तथा पांड्यों को जीता। तो ये याद रखना है कि इसने दक्षिण में किन किन राजाओं को हराया था। तो याद रखना है कि देवगिरी के यादव को इसने हराया, वारंगल के काकतीय को हराया, द्वार समुद्र के होयसल को हराया, और ये तथा पांड्य कहाँ थे? तो ये उत्तरी तमिलनाडु में। देवगिरी के यादव कहाँ थे? महाराष्ट्र में। वारंगल के काकतीय ये भी कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में है। और द्वार समुद्र का होयसल ये कहाँ पर दोस्तों? ये कर्नाटक के इलाके में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को इसने हराया, यानी इसने महाराष्ट्र जीता, राजस्थान जीत लिया, गुजरात जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का उत्तरी प्रदेश इसने जीता। तो यानी इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत को जीता, ठीक है, लगभग। इसलिए मैंने लगभग शब्द यूज किया है क्योंकि केरल में ये गया नहीं है, वो दक्षिणी तमिलनाडु की ओर ये गया नहीं, ठीक है। तो इसने इन प्रदेशों को जीता, ठीक है। तो विस्तारवादी नीति के तहत इसने क्या क्या किया? इसने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया, इसने पूरा गुजरात जीता। इसी राजस्थान अभियान के तहत इसमें क्या हुआ? मलिक मोहम्मद जैसी की जो ये है ना रचना, वो जो कौन है, रानी पद्मावती की कहानी होती है, वो वहीं इसी राजस्थान के दौर के इलाके में होती है, ठीक है। बट उसको हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा जाता दोस्तों, ठीक है। उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसने पूरा गुजरात जीत लिया क्योंकि वो दोस्तों वो अलग मैथोलॉजी की टॉपिक है एक, तो उसको अलग से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, उस पर अलग से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात करें, कोई मतलब नहीं। तो इसने पूरा गुजरात जीत लिया। इसने दक्षिण में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल तथा पांड्य को जीता, ठीक है दोस्तों। इसने जीतने के बाद इसने क्या किया? इनको तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। अब क्या किया? जीत लिया, तो जीतने के बाद इसने क्या किया? तो इसने लगभग पूरे राजस्थान को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। जानना ये जरूरी है, इसको प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी यहां पे अपना प्रशासन चलाएगा और यहां पे पूरे जो राज्य था उसको खत्म कर दिया, अपना ही शासन चलाया। इसने गुजरात जीत लिया, इस पे भी क्या किया दोस्तों? प्रत्यक्ष नियंत्रण किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। गुजरात में भी दोस्तों इसने क्या किया? प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। इसी का आगे ऐसे डैश करके लिख लेना है बच्चे की जगह कर दो, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इसकी देखते हैं दक्षिण नीति। तो दक्षिण नीति भी इसकी पूछी जाती है, तो वो हम लोग देखेंगे। दक्षिण नीति, क्योंकि दक्षिण में इसने जीता, तो दक्षिण में फिर क्या किया इसने? मान लो गुजरात को इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, राजस्थान को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, बस दक्षिण के राज्यों के साथ क्या किया? तो दक्षिण नीति, ये हेडिंग है, पॉइंट है, दक्षिण नीति। दक्षिण नीति के तहत इसने क्या किया? पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया। पहला पॉइंट तो यही है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, ठीक। सबसे पहली चीज तो इसने दक्षिण में जैसे बिंद के, देखो एक चीज मैं आपको आज बता देता हूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको मैप बनाता हूं छोटा सा, फिर मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमारा प्यारा भारत है, इसको मैं बना रहा हूं ऐसे रफली, थोड़ा सा आपको जान लेना है कि क्या कौन सा दक्षिण का इलाका होता है, ठीक है दोस्तों। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग बुकों में कुछ ऐसा इस तरीके से कुछ लिखा होता है, तो ये मैं दोस्तों आपको रफली बना रहा हूँ इसको, वरना मैं बहुत अच्छा मैप बनाता हूँ। देखो
क्या था, जैसे ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है, तो इस विंध्य के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तर भारत, और इस नीचे वाले को दक्षिण भारत। तो इसमें भी दक्षिण भारत के अंतर्गत भी दो तरीके का आते हैं। एक तो क्या होता है, एक सुदूर दक्षिण होता है। सुदूर दक्षिण किसको बोलते हैं, कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर यहाँ तक, ये जैसे मान लो कृष्णा नदी है ये, और इसके दक्षिण से लेकर यहाँ तक, इसको दोस्तों सुदूर दक्षिण बोलते हैं, सुदूर दक्षिण, ठीक है। और इसको दक्कन प्रदेश, इसको दक्कन बोलते हैं। ये जो प्रदेश है, ये जो विंध्य के से लेकर, विंध्य पर्वत से नीचे लेकर, विंध्य पर्वत के दक्षिण से लेकर और कृष्णा नदी के उत्तर तक, इसको दक्कन बोलते हैं, दक्कन का प्रदेश, ठीक है। ये आप लोग जब वो पढ़ते हैं, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुदूर दक्षिण का नाम आता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से भारत का डिवीज़न भी किया है क्षेत्र के आधार पर। तो ये बात हो गई दोस्तों, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, यानी विंध्य के दक्षिण वाला जो इलाका है उसको इसने क्या किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं किया, यानी देवगिरी के यादव को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया, द्वार समुद्र के होयसल, वारंगल के काकतीय एवं पांड्यों को, ठीक है, इनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया। जबकि राजस्थान, गुजरात को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था, बंगाल को भी प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया था, बंगाल तो पहले से ही था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दूसरा दोस्तों, अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है देवगिरी के यादव, लिखो देवगिरी के यादव द्वार समुद्र के होयसल, द्वार समुद्र के होयसल तथा वारंगल के काकतीय, तथा वारंगल के काकतीय के देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल तथा वारंगल के काकतीय के राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया, अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब क्या होगा, और मैं अभी और एक पॉइंट और लिख देता हूं, फिर क्या हुआ, पांड्यों को हराया और लूट कर लौट गया। बात समझना है, यानी दक्षिण में उसने क्या किया है, 4 राज्यों को हराया है और चारों के प्रति, 3 के प्रति एक जैसी नीति अपनाया, यानी तीनों के प्रति कैसे, देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल तथा वारंगल के काकतीय राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया, और पांड्य को क्या किया, हराया और लूट गया, यानी उस पर ना तो प्रत्यक्ष नियंत्रण किया ना अप्रत्यक्ष। अब समझना है कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब ये होता है कि हम आपको हराते हैं, आप पर हमने विजय प्राप्त की है, और हम आपके जो राज्य है उसको बने रहने देते हैं, आप अपने राज्य पर शासन करिए, बस आपको करना क्या है, आप हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज, आप जो है कर नियमित रूप से कर जो राज्य निर्धारित करेगा, जो दिल्ली का सुल्तान यानी जो अलाउद्दीन खिलजी निर्धारित करेंगे, वो आप पहुंचाते रहेंगे और आप अपने राज्य में आराम से शासन करते रहिए। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष नियंत्रण नीति, ठीक है। पांड्यों को हराया और लूट कर लौट गया, क्योंकि दोस्तों पांड्य जो है बहुत दूर है, पांड्य राज्य जो है बहुत दूर है, दिल्ली उत्तर में है और ये एकदम डीप साउथ में है, तो इसको अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी में रखना भी बहुत इम्पॉसिबल था। इसीलिए इसने क्या किया, वहां पे जीता और लूटा और लूट के चला गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे बड़ी बात यह आती कि इसने क्या किया, इसने दक्षिण के प्रति ये नीति क्यों अपनाई, है ना भाई। जैसे इसने गुजरात को, राजस्थान को प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लिया था, तो इसी तरीके से ये इसको देवगिरी के यादव या द्वार समुद्र के होयसल तथा वारंगल के काकतीय राज्य को भी प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता और पांड्यों को भी प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता। तो इसने क्यों नहीं किया, तो दक्षिण के प्रति ऐसी नीति क्यों, है ना। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, बात समझ में आ गई ना, क्या किया है किसके प्रति, दक्षिण नीति समझ में आ गई आपको इसकी, ठीक है। ये चीज है। फिर क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष नियंत्रण क्यों नहीं किया, दक्षिण क्या है, दक्षिण के
राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्यों नहीं लिया। भाई क्वेश्चन तो उठता है ना, क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि भाई राजस्थान को जीता, ले लिया, गुजरात को जीता प्रत्यक्ष नियंत्रण, तो इनको क्यों लिया। क्योंकि पहला दूरी ज़्यादा थी, दिल्ली से दूरी ज़्यादा थी, दिल्ली से इनकी दूरी ज़्यादा थी, बिंद के दक्षिण जाना था। दूसरी चीज़, भौगोलिक स्थितियां दुर्गम थी, ठीक है, भौगोलिक स्थितियां दुर्गम थी। तीसरा, यातायात के साधन पिछड़े थे। तो ये 3 रीजन थे। यानी उसने दक्षिण के राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्यों नहीं किया। तो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये तो दूरी ज्यादा थी। भाई दिल्ली से बिंद को और जाने के लिए दूरी ज्यादा थी। दूरी ज्यादा भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी अगर यातायात के साधन पिछड़े ना होते, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल रोड है, ट्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन, हवाई जहाज पहुंच जाते वहां। नहीं, पहले तो घोड़ा पैदल सेना लेकर जाना पड़ता। तो इस वजह से उसने क्या किया, और भौगोलिक स्थितियां भी दुर्गम थी। भाई बिंद का पर्वत पार करके जाना पड़ेगा, ऊंचा है ना, पहाड़ पर्वत जैसे इलाके हैं, तो इनको भौगोलिक स्थिति भी दुर्गम थी। इस वजह से इसने क्या कर दिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया। यानी ये उस युग की भौगोलिक अवस्था, दूरी, यातायात के साधन को ध्यान में रखकर रूल कर रहा था। इसे पता था कि हम किसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर सकते हैं। और यही गलती क्या करी थी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इस दक्षिण को जो है विजित करने के बाद प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने को चाहा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, दक्षिण का पूरा क्षेत्र ही उसके हाथ से निकल गया। और उसी के समय में विजयनगर और बहमनी जैसे दो बड़े साम्राज्य निकल कर आए। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने की नीति, और इसीलिए उसने दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में अपनी राजधानी भी परिवर्तित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, बट वो असफल रहा। ठीक है, तो वो उस समय की परिस्थितियों को नहीं समझ रहा था, और जो है अलाउद्दीन खिलजी उस समय की परिस्थितियों को समझकर रूल कर रहा था, इसलिए ये ज़्यादा कामयाब रहा मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यातायात के साधन पिछड़े थे। ठीक है, फिर जब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो फिर उसने भाई गुजरात और राजस्थान पर आक्रमण करता, फिर ये दक्षिण क्यों गया, दक्षिण में उसने क्यों अभियान किया। तो दक्षिण पे अभियान करने का पहला रीजन ये था कि प्रभाव का प्रसार करना चाहता था, बताना चाहता था कि हम शक्तिशाली हैं और हम जब चाहें आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, प्रभाव पर का प्रसार करना चाहता। दूसरा, धन की प्राप्ति, क्योंकि दक्षिण जो था बहुत सारे मंदिर थे, और दक्षिण राज्य जो था वो उस पर बहुत कम लूट हुई थी। हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी आता है, दक्षिण में उत्तर में लूटता है, महमूद गजनवी आता है, उसको उत्तर में लूटता है। दक्षिण का जो क्षेत्र था बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध था, इसीलिए उसने दक्षिण में विजय की। ठीक है, तीसरी चीज़ वो था, वो क्या होता था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, है ना, इसीलिए उसने दक्षिण में अभियान किया, और वो विश्व की अभियान की ओर निकलना चाहता था। बट इसके ही एक सेना, मतलब ये जो था सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था, और उन्हीं के कहने पर उसने क्या कर दिया है, दक्षिण जो विश्व विजेता बनने की अपनी चेष्टा को समाप्त कर दिया। और उसने न, क्योंकि ये वास्तविक जो क्या कहता, ये क्या कहते हैं, यथास्थिति को समझता था, यानी कि उसको समझ में आ रहा था कि अगर हम विश्व विजेता बनना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है उस युग के दौर में, जहाँ पे हर क्षेत्र में अलग अलग राज्य थे। ठीक है, तो इस वजह से इसने विश्व विजेता बनने की भी अपनी ख्याति को त्याग दिया, और इसने क्या कर दिया, स्वयं को सिकंदर शाही की उपाधि दी। तो चीज़ समझ में आ गई कि क्यों इसने दक्षिण के अभियान गया था। दक्षिण के अभियान के तहत इसने क्या किया था, ये सोच रहा था कि मैं विश्व विजेता बनना है तो पहले भारत के दक्षिण को जीतो, फिर इसके बाद और भारत के बाहर के जो क्षेत्र उनको जीतना है ना। बट जब इसने त्याग दिया तो फिर इसने क्या किया, स्वयं को सिकंदर शाही की उपाधि दी और स्वयं को सिकंदर शाही कहा। ठीक है, तो ये चीज इसके बाद में समझ में, ये अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीतियां थी। अब आपको मैं मैप के थ्रू इसके क्षेत्र बता देता हूं। अब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा, तो मैं आप देखो, अब मैप आपको समझाता हूं। मैप में इसने क्या किया है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैप में आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों, अब इसका क्षेत्र देखो,
क्षेत्र देखो अब समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। मैं पढ़ा चुका हूँ तो अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों पढ़ाई होती है। आप लोग अगर हर चीज़ को एकदम सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ को आपको एकदम ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत है। अब हम बात करें दोस्तों तो ये असम वाला इलाका छोड़ दिया जाए। असम वाला इलाका जो आज का असम मतलब क्या होता है, पहले जो मेघालय और जो ये सारे क्षेत्र थे पहले असम के अंदर ही आता है। जो 7 सिस्टर है ये पहले असम के अंदर ही आता था। तो असम के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बंगाल और ये बिंद के ऊपर वाला इलाका, ये बिंद पर्वत मैं अलग डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये बिंद वाला पर्वत, ये बिंद पर्वत है, इसको है ना, इसको करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर पूरा है ना, कश्मीर का कुछ इलाका इसके नियंत्रण में था, यहाँ से लेकर पूरा गुजरात, ये पूरा, ये क्या था दोस्तों इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में है ना। यानी इसका यहाँ पे इसका साम्राज्य विस्तार था। यहाँ पे ये भी कुछ क्षेत्र थे, ठीक है, कश्मीर वाले। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों ये महाराष्ट्र है तो मैं इसको डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। और ये दोस्तों ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ये दोस्तों, और ये केरल वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसने क्या किया था दोस्तों, इसने ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ वहाँ तक बस खाली, ये जो क्षेत्र है इसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। मैप बना लेंगे आपको अच्छे समझ, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, ठीक है। और इस पे क्या किया था, ये जो पांड वाला इलाका था और जो उत्तरी ये वाला इलाका था, लूट कर लौट गया। क्या किया दोस्तों इसने, लूट कर लौट गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप मैप बना लेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में एकदम एक एक चीज बैठ गई होगी। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे। ये क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्या हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो ये अब आपको एकदम क्लियर कट एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये साम्राज्य विस्तार के बारे में हो गया। इससे आगे हम लोग दोस्तों जो पॉइंट बचे हैं वो हम लोग, अब इसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है, क्या है वो है दोस्तों इसका प्रशासनिक सुधार, है ना। इसने क्या प्रशासनिक सुधार किया है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार वन डे एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके प्रशासनिक सुधार को हम लोग कल करेंगे। आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अपने दोस्तों यारों को बताएं, इस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है। दोस्तों मैं आपको एकदम बहुत ही एकदम स्पष्ट चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना रहें, कौन क्या था कैसा था। मैं हर चीज़ को एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं दावा कर सकता हूँ इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर आप छान के मारी इतना स्पष्ट शब्दों में आपको कोई नहीं समझाता होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा दोस्तों बहुत मेहनत की है। मैं हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है यूपीएससी में, मैं ऑप्शनल पर तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल है। मैं बहुत इसमें और भी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको उतना ही देता हूँ जितना आपका काम का कंटेंट है, ठीक है। ठीक है, भविष्य में अगर कभी जीएस लेवल का पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मुझे आपसे आशा है दोस्तों और मेरा निवेदन है कि दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और दोस्तों अगर नहीं किया तो कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग कल मिलेंगे, और दोस्तों तब तक के अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़िए। सो बाय, जय हिंद दोस्तों।